गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और जैव विविधता के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्गीकरण। और वर्गीकरण में आज हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत का वर्गीकरण। तो वनस्पति जगत, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम अपने आसपास जितने पेड़ पौधे देखते हैं तो अब तक कुल 3,43,000 प्रकार के पेड़ पौधे ज्ञात हो चुके हैं, जिनके की रूप रंग आकार और प्रकार में काफी विविधता मिलती है। इसके अलावा जो पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उनके लाभदायक और हानिकारक गुणों के आधार पर उनका अध्ययन किया, लेकिन इतने सारे पेड़ पौधों को एक साथ अध्ययन करना और वो भी सरलता से एक कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इनके वर्गीकरण को आसान बनाने के लिए, इनका अध्ययन सरल करने के लिए पौधों को कई वर्गों में बांटा, जिसमें कि सबसे जो पहली पद्धति आती है वो हमारी कृत्रिम पद्धति है। कृत्रिम पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो अरस्तु के शिष्य ने किया था। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया। इन्होंने अपनी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंतर्गत इन्होंने लगभग 500 पौधों को वर्गीकृत किया और इन्होंने पौधों के गुणों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक में 500 पौधों को 4 वर्गों में बांटा है, जिसमें पहले वर्ग में इन्होंने शाक को रखा जो कंदे तने वाले होते हैं। दूसरे वर्ग में इन्होंने उपछुप पौधों को रखा है। तीसरे वर्ग में इन्होंने झाड़ियों को रखा है और चौथे वर्ग में इन्होंने वृक्षों को रखा है। इस प्रकार से थियोफ्रेस्टस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वनस्पति जगत को कृत्रिम पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया है, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो यहाँ इनके लिए लिख देंगे हम वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत ही दूसरे वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने भी थियोफ्रेस्टस के आधार पर ही सन 1753 में एक पुस्तक लिखी, स्पीसीज प्लांटेरम, और 1754 में जेनेरा प्लांटेरम। इन दोनों पुस्तकों में कैरोलस लीनियस ने पेड़ पौधों को उनके परागकणों की संख्या के आधार पर और एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्पों के आधार पर और उनमें अंडकों की संख्या के आधार पर 24 पर महत्व किया, और इसलिए इनकी पद्धति को लैंगिक पद्धति कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की दूसरी पद्धति, जिसे कहते हैं प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति के आधार के अनुसार इस पद्धति में पौधों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और यह पद्धति दी थी बेंथम हुकर ने। बेंथम व हुकर, तो वैज्ञानिक है बेंथम हुकर ने इस पद्धति को दिया था
इन्होंने प्राकृतिक पद्धति के अंतर्गत पेड़ पौधों को उनके वर्गीकरण के उनके लक्षणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें पहला है द्विबीजपत्री, दूसरा वर्ग है जिम्नोस्पर्मी, और तीसरा वर्ग है एक बीजपत्री। जिन बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उनको द्विबीजपत्री वर्ग में रखा, जिसमें जो बीज का निर्माण नहीं होता है या बीज नग्न होते हैं उनको जिम्नोस्पर्मी में रखा, और जिनमें केवल एक बीजपत्र होता है उनको एक बीजपत्री वर्ग में रखा। और तीसरी जो वर्गीकरण की पद्धति है वो है तुम्हारी जातिवृत्तीय पद्धति। जातिवृत्तीय पद्धति, इस जातिवृत्तीय पद्धति में एंगलर और प्रेंटिल दो वैज्ञानिक हैं। 1912 में एंगलर और प्रेंटिल, इन दोनों वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों को उनमें उपस्थित बीजपत्र के आधार पर उनके फूल, फली और बीज के रचना के आधार पर रचना के जटिलता के बढ़ते क्रम में उनके गुणों का अध्ययन किया और उनको भी 3 वर्गों में बांटा, जिनमें कि द्विबीजपत्री को उन्होंने आर्की कैलिमाइडी और सिम्पेटेली 2 वर्गों में विभाजित किया। और इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण। वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण। वनस्पति जगत का जो आधुनिक वर्गीकरण किया है वो क्या है? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। ओस्टवाल्ड टिप्पो ने इसका आधुनिक वर्णन किया है। इन्होंने पौधों को उनकी रचना, जननांग और जीवन चक्र की क्रमिक जटिलता के आधार पर किया है, और यह जैव विकास से के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए प्राचीन वर्गीकरण में भी कहा जाता है। और इसके आधार पर इन्होंने पौधों को 2 उपवर्गों में बांटा है, जिसमें कि पहले आते हैं थैलोफाइटा और दूसरे आते हैं एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा वर्ग की यह विशेषता है कि इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता, ये भ्रूण नहीं बनता है, जबकि एम्ब्रियोफाइटा में भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है, जिससे नए पौधे का विकास होता है। तो थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत इन्होंने कई वर्गों को, कई छोटे छोटे अन्य संघ बांटे हैं। इस उपजगत में कई वर्ग आते हैं, कई संघ हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आता है, यानी अगर हम संघ की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि थैलोफाइटा में किसको रखा गया है। थैलोफाइटा में मुख्यतः शैवाल, कवक तथा जीवाणु को रखा गया है। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक तथा जीवाणु को इस उपजगत में रखा गया है। वनस्पति जगत का जो प्रथम उपजगत है थैलोफाइटा। और जो एम्ब्रियोफाइटा जो हमारा उपजगत है उसमें सभी ब्रायोफाइट्स और सभी ट्रैकियोफाइट्स इसी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आज के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा में जो संघ है शैवाल, इन शैवालों के क्या लक्षण होते हैं। तो शैवालों का जो पहला लक्षण होता है वो होता है कि ये बहुत सरल प्रकार के पौधे होते हैं, यानी इनका जो आकार रूप है वो सरल होते हैं, ये सरल पौधे होते हैं।
और इनको हम मुख्य रूप से काई कहते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है और इनका जो शरीर है वो सुकाय होता है, सुकाय, क्योंकि इनमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती है इसलिए इनको सुकाय कहते हैं। इन पौधों पर उपचर्म नहीं पाई जाती, उपचर्म यानी क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। इन पौधों में आलिंगिक प्रजनन एक कोशिकीय चल बीजाणु द्वारा होता है। पौधे के कायिक शरीर पर जो जननांग होते हैं उनमें अंतर नहीं होता, जननांग एक कोशीय होते हैं। ये पौधे एक कोशीय, बहुकोशीय होते हैं और कुछ पौधे कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। जो सबसे मुख्य विशेषता क्या है? संवहन ऊतक का अभाव। संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं और ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक कोशीय और बहुकोशीय होते हैं। समुद्री शैवाल जो सबसे बड़े शैवाल होते हैं, समुद्री शैवाल की लंबाई 40 से 60 मीटर तक होती है। इनमें पर्णहरित पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण, पर्णहरित के कारण, क्योंकि इनमें पर्णहरित होता है और पर्णहरित इनकी भोजन बनाने में मदद करता है। ये जो भोजन बनाते हैं उसको मंड के रूप में संचित कर लेते हैं और कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की बनी होती है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। आज हमने पढ़ा वनस्पति के वर्गीकरण में वर्गीकरण के प्रकार, यानी इनको कितनी पद्धति बांटा गया है। सबसे पहले कृत्रिम पद्धति, उसके बाद प्राकृतिक पद्धति और उसके बाद जो आधुनिक पद्धति है उसमें आधुनिक पद्धति के आधार पर हमने उपजगत थैलोफाइटा और एम्ब्रोफाइटा के बारे में जाना। और थैलोफाइटा में मुख्य रूप से शैवाल, कवक और जीवाणु को रखा गया है, तो शैवालों के टुकड़ों के बारे में भी हमने जाना। तो आज के टॉपिक में इतना ही और कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें।